जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम यहाँ पे बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ये दोनों ग्लैंड के बारे में और मिक्स्ड ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे ये देखेंगे टोटल कि यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है और कौन सी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये पूरा देखेंगे। और उससे पहले आपको केवल जिस पदार्थ को यहाँ से सीक्रेट करती है ये ग्रंथियां, या फिर बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो पदार्थ है, लिक्विड है, उसको क्या कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज उसको क्या कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि से कौन सा पदार्थ निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इससे निकलने वाला जो हार्मोन होगा वो कौन सा होगा, वो हार्मोन नहीं है, वो एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको खास करके याद रखें। क्लियर है, ये कई बार से पूछ लेते हैं और किसी को पता नहीं होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पे बहिर्स्रावी मतलब शरीर जो पदार्थ है उसको बाहर की साइड निकालने वाली ग्रंथि। अब बाहर की साइड मतलब कि शरीर के बाहर भी हो सकती है और यहाँ पे शरीर के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है क्योंकि आपको एकदम बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास आपको लेना बहुत जरूरी है और वो आपको मिलेगी पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, अभी यहाँ पूरा डिस्कस करने जाएंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर केवल हम डिस्कस करेंगे किसका, कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, क्या नाम है उसका, और ये बॉडी में, मानव के शरीर में कहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, ग्रंथि का नाम दे दिया और कहाँ पर होती है ये दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट यहाँ पे है श्वेत ग्रंथि। ठीक है, श्वेत ग्रंथि क्या होती है, श्वेत ग्रंथि। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि श्वेत ग्रंथि क्या है। ये मानव शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाली ग्रंथि। ठीक है, सबसे ज्यादा लिक्विड को सीक्रेट करने वाली ग्रंथि है, मतलब सबसे ज्यादा एंजाइम निकालने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो वो है श्वेत ग्रंथि। ठीक, कैसे, मान लो थोड़ा सा आप मान लो रनिंग कर लिया या फिर कोई एक्सरसाइज कर ली या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक है, तो पसीना सबसे ज्यादा निकलता है, तो पसीना किस ग्रंथि से निकलता है, तो श्वेत ग्रंथि से। ठीक है, इसको श्वेत ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पसीना ग्रंथि, ठीक है, या फिर पसीना ग्रंथि कौन सी है ये भी मान लो से कि पूछ लेगा भी, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अब पसीने के रूप में बॉडी के अंदर से निकलता क्या है, किसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो इसको देखें तो जब भी पसीना निकलता है बाहर, उससे जब वो सूख जाता है, जब रेड कलर का शर्ट पहना हो किसी ने या फिर ब्लैक कलर का शर्ट जिन्होंने पहना है, और नॉर्मली से कैसे देखते भी है कि वो पसीना उस शर्ट के ऊपर सूख जाता है तो पूरा नमक जैसा बन जाता है। ठीक है, या बॉडी के ऊपर यहाँ से भी निकला, मान लो पसीना यहाँ निकला हो, ठीक, और थोड़ी देर बाद इसको सिर्फ हवा में से ले गए और सूखा दिया तो ये पूरा सफेद सफेद हो जाएगा। ठीक है, तो सफेद सफेद हो जाएगा तो ये क्या होता है, नमक ही होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, जो हमारी लाल ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है, क्या एंजाइम उसके सहायता से पूरा से ये एंजाइम वगैरह से जो आयोडीन है वो बनता है। ठीक है, और बाहर से हम आयोडीन लेते भी हैं नमक के रूप में। ठीक है, तो वही वापस क्या होगा, वापस बाहर निकलता है। तो इस तरीके से ये होता है पसीना या फिर नमक। तो इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो नमक ग्रंथि कौन सी है, या नमक को सीक्रेट करने वाली निकालने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, श्वेत ग्रंथि। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का याद रखें। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे सेरुमिन हिंदी में भी लिखो वही है और इंग्लिश में भी वही है, तो दोनों नाम इनका वही है। ठीक है, सेरुमिन कोई भी एक याद रख लें। तो सेरुमिन कौन सी ग्रंथि होती है और मानव शरीर में कहाँ पर होती है। अब यहाँ पर श्वेत ग्रंथि तो पूरी बॉडी में होती है, तो अच्छा पर हर जगह मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसा तो है नहीं मान लो कि यहाँ पे हाथ पे है तो इधर की साइड नहीं है। ठीक है, या फिर इस हाथ में है तो इस हाथ में नहीं है, ऐसा तो नहीं। पसीना निकलेगा, पसीना तो कहीं से भी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे शरीर से निकलता है पसीना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हर जगह होती है, लेकिन सेरुमिन ग्लैंड ये कहाँ पर होती है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका स्थान पूछ लेते हैं।
ठीक है। तो सेरुबिन जो ग्लैंड होती है ये कहाँ पर होती है, तो ये होती है कान में, कान में, ठीक है। जो कान के अंदर ग्रंथियां होती है, एक इस कान में होती है, एक इस कान में, दोनों कानों में ग्रंथियां होती है जिनसे मोम जैसा लिक्विड निकलता है, सफेद सफेद, ठीक है, सफेद पदार्थ निकलता है। कई बार से देखते हैं कि कान जब पक जाता है तो उस टाइम पूरा से कान से अंदर अंदर पूरा से लिक्विड भर जाता है, सफेद सफेद मोम जैसा, ठीक है। तो वही ग्रंथि, वो कौन सी ग्रंथि निकालती है, तो वो सेरुबिन ग्रंथि उसी को निकालती है, ठीक है। तो इस तरीके से सेरुबिन ग्रंथि क्या निकालेगी, कान के अंदर होती है और क्या निकालती है, मोम जैसा पदार्थ, ठीक है, मोम। या ये और कई से एरिया के हिसाब से अलग अलग भी नाम है इसके, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली से गांव में से देखेंगे तो गांव में से कान पक जाता है बोलते हैं, ठीक। कान जब पकता है तो उसमें से क्या निकलता है, पाक निकलता है, तो पाक बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, पाक। तो इस यहाँ पे पाक का मतलब सिर्फ वो मत समझ लेना सब पाकिस्तान, पाकिस्तान को भी शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, पाक लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे लेक्राइमल ग्रंथि, ठीक है। अब लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्रा क्राई, मान लो कि ये एल को हटा दो तो क्राई आ रहा है, क्राई, ठीक है। और क्राई, क्राई मतलब क्या होता है, रोना। जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्राई या क्राइंग, ठीक। तो उसी से याद रखना है कि क्राई, जब कोई बच्चा रोता है या फिर कोई व्यक्ति रोता है तो उससे आंखों से क्या निकलता है, आंसू निकलता है, ठीक है। और वही आंसू को निकालने वाली जो ग्रंथि है उसका जो नाम है वही क्या है, वही है लेक्राइमल, ठीक है। उसी ग्रंथि का नाम क्या है, लेक्राइमल ग्रंथि, आंसू निकालने वाली ग्रंथि। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसू, इनको आंसू या आश्रु ग्रंथि, ठीक है, आश्रु ग्रंथि भी बोलेंगे इसको। तो दोनों को इसको ध्यान रखना है, आश्रु ग्रंथि। अब ये कहाँ पर होती है ये देख लो, तो जो ऊपर की साइड वाली जो पलक होती है इसी के अंदर होती है, ठीक है। आंसू अधिक यहाँ से निकलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये लेक्राइमल ग्रंथि, ये ऊपर की साइड, ये आंख बनाई हुई, और यहाँ पर क्या है, लेक्राइमल, लेक्राइमल, ठीक है, ये ग्रंथि। तो ये ऊपर की साइड होती है, ठीक है। और इसी से क्या निकलता है, आंसू। तो आंसू यहाँ पे लिख लें, हो सके तो आपसे कि अपनी कॉपी में किसी डायग्राम बना के इस तरीके से रख लें, तो रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिकली समझो कि यहाँ से क्या निकलता है, आंसू निकलता है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे ये जो इस साइड में, मतलब अंदर की साइड, यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग रहता है, ठीक है। अंदर की साइड उभरा हुआ भाग रहता है, वो क्या करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पंकटन। क्या है, पंकटन। तो ये वाला जो भाग है साइड में, इसको पंकटन बोलते हैं, पंकटन, ठीक है। तो पंकटन हिंदी में लिख लो या फिर इसमें लिख लो। तो पंकटन यहाँ पर होता है, जो उभरा हुआ भाग, ठीक है। एक दाने नुमा संरचना होती है आंख के अंदर, साइड में इधर की साइड, वो क्या करते हैं, जब यहाँ से आंसू निकलता है तो उसी आंसू को वो क्या करते हैं, सोख लेती है, ठीक है, सोख लेती है। कभी कभार आपने ऐसे कि महसूस किया होगा खुद ने भी, मान लो थोड़ा बहुत आंसू निकला वहां से अंदर, ठीक है, आंख बंद करके वापस खोल लिया तो आंसू वहां पे बाहर नहीं निकलेगा, फिर अंदर ही सूख जाता है। तो आंसू वहां से तो निकला तो सही, आंखें मानो से भरी हुई, लेकिन जब बंद करके वापस खोलते हैं तो वो आंसू खत्म हो जाता है या फिर वहां से साफ हो जाता है। कहाँ पर जाता है, ठीक है, तो कहाँ पर जाता है, वो जाता है यहाँ पर, और ये जो भाग है वो उसको सोख लेता है, सोख के अंदर की साइड इसको निकाल लेता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा से रोता है या कोई बच्चा बहुत ज्यादा रोता है तो उसकी नाक से भी पानी बहने लगता है, ठीक है। तो नाक से पानी बहना मतलब क्या है, वो पानी कहाँ से आता है, तो जो आंसू इधर से खूब बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो बाहर तो निकलेंगे सही, लेकिन यहाँ पे जो पंकटन है, ये वाला जो पंकटन है, ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में अवशोषित करेगा, और ये जिस आंसू को अवशोषित करेगा वो कहाँ पे जाएगा, वो नाक के थ्रू निकालेगा, यहाँ से कहाँ पे जाएगा, ये भेजेगा नाक में भेज देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पंकटन काम करता है, ठीक है। तो पंकटन, इसका भी ठीक है नाम ध्यान रखना है, पंकटन, ठीक है, ये है। उसके बाद अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे आंख में नीचे की साइड यहाँ पर एक भाग होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोवेमियन ग्रंथि, ठीक, क्या बोलते हैं, मोवेमियन ग्रंथि, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मोवेमियन ग्रंथि होती है कहाँ पर, आंख के नीचे की साइड, ठीक है, आंख के नीचे की साइड यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं मोवेमियन ग्रंथि।
मोबेमियन, ठीक है। तो मोबेमियन ग्रंथि है नीचे की साइड, लेटरल ऊपर की साइड, पंक्चन साइड में, ठीक है। तो ये अब इन दोनों का काम तो पता है, ये आंसू निकालने का काम करता है, ये इसको सोखने का काम करता है, क्लियर है। लेकिन ये क्या काम करता है, ये मोबेमियन ग्लैंड ये ग्रंथि क्या काम करती है, तो ये काम करती है चिपचिपा तेलीय पदार्थ निकालने का काम कौन करती है, ये वाली ग्रंथि करती है, ठीक है। तेल जैसा चिकना पदार्थ निकालने का काम ये करती है, और उसको हम बोलते हैं कीचड़, या फिर इस तरीके से अपन से जब सो के उठते हैं तो सुबह सुबह से इस तरीके करते हैं तो निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके का पदार्थ निकालने का काम ये करती है, ठीक है। तो कीचड़ यहाँ पे ये तेलीय पदार्थ निकालती है, और मोबेमियन ग्रंथि जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ। और अब फिर लास्ट में यहाँ पे 5वें नंबर पे आती है लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि जिसको क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, या फिर ग्लैंड मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं लार ग्रंथि को। और लार ग्रंथि ह्यूमन बॉडी में कितना जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, ठीक है, 3 जोड़ी होती है। अब ये 3 जोड़ी कहाँ कहाँ पर होती है, तो इसको भी देख लेना है। जो सामने वाले जो भाग है जिसके नीचे की साइड यहाँ पर 1 जोड़ी होती है, और 2 जोड़ी इधर की साइड होती है यहाँ पर, ठीक है। जबड़े यहाँ पे होते हैं यहाँ पर, और इनका इधर कान के जस्ट नीचे की साइड यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस तरीके टोटल कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथि, ठीक। अब ये जो लार ग्रंथि होती है इससे क्या निकलेगा, तो इससे निकलेगा लार, ठीक है। सलाइवा में निकलेगा, इससे लार निकलेगा। तो इसका इससे यहाँ पे लार निकलता है, तो इसके साथ में हार्मोन निकलेगा कुछ, ठीक है, जो जब हम खाना खाते हैं उसको चिकना बनाने का काम करता है, और उसको वहीं से पाचन क्रिया वो एंजाइम चालू कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से लार से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, ठीक है। और कौन सा एंजाइम निकलता है इसको भी देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या निकलता है, टाइलिन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है यहाँ पे, टाइलिन। तो लार से निकलेगा टाइलिन, ठीक है। इसमें एंजाइम कौन सा होता है, तो टाइलिन, टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम होता है, जिसमें 98% क्या होता है, जल होता है, और बाकी 2% क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है, मतलब एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम या फिर कुछ अन्य पदार्थ, अन्य तत्व होता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे लार ग्रंथि से निकला क्या, टाइलिन, और टाइलिन क्या है, एंजाइम है, और ये क्या करता है, ये भोजन को चिकना बनाने का काम करता है, अंदर ले जाने में सहायता करता है, ठीक है। और पाचन क्रिया को प्रारंभ करता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, किसके द्वारा, टाइलिन के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आते हैं तेलीय ग्रंथि। लास्ट में क्या है, तेलीय ग्रंथि। तो तेलीय ग्रंथि कहाँ पर होती है, क्या काम करती है, इसको ध्यान से समझ लें। तेलीय ग्रंथि होती है, ये नाक के ऊपर, और भी अलग अलग भाग में होती है, लेकिन नाक के ऊपर आप नॉर्मली से चेक कर सकते हो कि जब ये वाला जो नाक है, जिसका ये नॉर्मल भाग है, जिसको हम मोड़ सकते हैं इधर उधर, ये वाला भाग यहाँ पर होती है तेलीय ग्रंथि, ठीक है। और कभी किसी को देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से साफ करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरा तेलीय पदार्थ मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है तेलीय ग्रंथि, ठीक है। तेलीय पदार्थ यहाँ से निकलता है, कहाँ पर, यहाँ पे नाक के ऊपर होता है, ठीक। तो इस तरीके से नाक के ऊपर जो ग्रंथि होती है वो कौन सी है, तेलीय ग्रंथि, ठीक। तो नाक पर ये हो गया। तो यहाँ पर ये टोटल 6 बहिर्स्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखते हैं सबसे इंपोर्टेंट मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है लीवर, ठीक है। तो लीवर के बारे में अब इसके बाद में देखो, बहुत ध्यान से, बहुत इंपोर्टेंट है। लीवर क्या बनाता है, क्या परिवर्तित करता है, लीवर बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे फैक्ट भी बनते हैं, ठीक। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ठीक है लीवर है, और लीवर कैसा होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। हल्का काले और धूसर रंग का होता है, ठीक है। तो लीवर की जो आकृति है वो देख ले ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। इस आकार का होता है, और किस तरीके से इसका कलर है, ठीक है। और इसकी बनावट सब कुछ लीवर के बारे में हालांकि इसी का अलग से कंप्लीटली आपको मैं पूरा की एक क्लास कंप्लीट कर दूंगा, बना दूंगा, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे उसके फंक्शन है, बहुत सारे उसके कार्य है,
ठीक है, अलग अलग तो देखना बहुत जरूरी है। अभी केवल हम यहाँ पे देख रहे हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उससे रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीवर यहाँ पे यकृत इसको बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे लीवर, इंग्लिश में लीवर और हिंदी में यहाँ पे यकृत बोलते हैं। कई लोग यहाँ पर लीवर और यकृत को अलग अलग समझते हैं। ठीक है, बहुत सारों को पता भी नहीं होता है कि लीवर कैसा होता है और यकृत कैसा होता है, या फिर लीवर या यकृत एक ही है या फिर अलग अलग है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एक ही है, एक इंग्लिश नेम है और एक हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि पहला पॉइंट ये ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, वो है लीवर। ठीक है, वो कौन सी है, लीवर। तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोले या फिर बहिर्स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भी लीवर। ठीक है, मानव शरीर की तो भी लीवर और बहिर्स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि तो भी लीवर ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिपेटिक सेल, ये जो लीवर का निर्माण होता है, लीवर बनता है, ये काले धूसर रंग का जो होता है उसको होने का कारण या फिर इसका निर्माण किस सेल से होता है, किन कोशिकाओं से होता है, तो उन कोशिकाओं नाम है, उनका नाम है हिपेटिक सेल। हिपेटिक सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, तो हिपेटिक कोशिकाओं से बना होता है और ये अलग टाइप की कोशिकाएं होती है। इनमें जो डिवीजन फैक्टर होता है या फिर विभाजन शक्ति होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज गति से ये सेल बनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लीवर है वो खुद का डॉक्टर होता है। मतलब लीवर में मानो कुछ भी टूट फूट होती है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, जबकि बॉडी में कहीं और मान लो कोई चोट लगती है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग जाता है। लेकिन लीवर में मानो से कोई ऐसा कुछ होता है, कोई घटना होती है, कोई टूट फूट होती है तो बहुत जल्दी वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। ठीक, तो ये हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खुद का डॉक्टर। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और पांचवा ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये बिलिरुबिन। ठीक है, इसके कारण एक इंसान बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से बीमार भी होता है और कई लोगों को इससे डेथ भी हो जाती है। बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन क्या है, तो बिलिरुबिन ब्लड में पाया जाने वाला एक हल्का पीला पदार्थ है। ठीक है, हल्का पीला पदार्थ होता है कौन, बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन मानो से इसकी जो मात्रा को है, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो ये लीवर ही करता है। लीवर में वैसे बनता है लेकिन जो पित्ताशय होता है वो इसको नियंत्रित करने का काम करता है, उसकी कोशिका इसको नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बिलिरुबिन कहाँ पर होता है, तो ये ब्लड में होता है, रक्त में होता है। ठीक है, रक्त में होता है, इसका निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। ठीक है, और इसी के कारण एक बीमारी होती है जिसको हम बोलेंगे पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस बोलते हैं या पीलिया बोलो। ये बिलिरुबिन की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, ब्लड का कलर है वो हल्का पीला पीला होने लग जाता है। ठीक है, अब पीला होने लगेगा तो पूरा जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, आंखें हैं या फिर त्वचा है, हथेली वगैरह, ये सब कुछ पूरा शरीर कैसा होगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, और इसी से ही पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक, तो किस कारण पीलिया की बीमारी होती है, तो बिलिरुबिन के कारण होती है, इसकी मात्रा बढ़ जाने से होती है। अब यहाँ पे एक बात तो ये भी है कि जो बिलिरुबिन है इसका निर्माण करना जरूरी भी क्यों है। ठीक है, इसका निर्माण होता ही क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी में इसकी आवश्यकता है कि जो लेट्रिन होती है इसको हल्का पीला करने का, इसका कलर देने का काम कौन करता है लेट्रिन का, तो वो है बिलिरुबिन। ठीक है, तो इसको ये इसीलिए यहाँ पे ये बनता है। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे फिर देखें आगे पांचवा पॉइंट, तो ये होता है यहाँ पे कौन कौन सी चीजें और लीवर बनाता है। ठीक है, कौन सी चीजें यहाँ पे कौन सा पदार्थ बनाता है, तो वो यहाँ पे मैंने दिया है। सबसे फर्स्ट देखो तो फाइब्रोनोजिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन। दूसरा देखो प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद में हेपेरिन, उसके बाद में एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन। तो इस तरीके से इनके अलावा भी पदार्थ कुछ बनाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। ठीक है, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन और एल्ब्यूमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम है शॉर्टकट में फटाफट बता दे रहा हूँ, वो भी सुन लें। फाइब्रोनोजिन का काम क्या है, ये ब्लड को बहने से रोकता है, मतलब रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, फाइब्रोनोजिन करता है। जैसे कि मान लो किसी को चोट लगी हाथ में पैर में, खून निकल रहा है
वो खून कैसे रोकेगा? तो वहां पे फाइब्रोनोजिन जो होता है वो हवा के संपर्क में जैसे आएगा वो जम जाता है। तो ब्लड में फाइब्रोनोजिन होता है, ठीक है, वो ब्लड के ये हवा के संपर्क में आएगा तो वो वहां पे परत बना लेगा और जम जाएगा वहां पे, जिससे बाकी जो ब्लड है उसको बहने से रोक देगा, रक्त का थक्का जमा लेगा, ठीक है। तो ये चोट जब लगती है या फिर खून निकलता है तो उस टाइम ये काम करता है फाइब्रोनोजिन, ठीक। और प्रोथ्रोम्बिन ये भी की लसिका में होता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक ये है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। मान लो हिपेरिन हवा के संपर्क में आ गया तो ये क्या होता है, मर जाता है। और ये मान लो मर गया तो ब्लड क्या होगा, पूरा जम जाएगा। इसलिए ये बॉडी के अंदर रहता है और हवा के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्लियर है? हवा के संपर्क में कौन रहता है? ये फाइब्रोनोजिन काम करता है, ठीक है। ब्लड में शरीर के अंदर ये भी रहता है, लेकिन शरीर के अंदर जो ब्लड है इसमें ये हवा के संपर्क में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये अंदर काम नहीं कर पाता है, लेकिन जब जैसे बॉडी के बाहर निकलेगा ये काम करता है, और ये बॉडी के बाहर जैसे निकलता है ये मर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जमने से रोकता है, ठीक है, जमने से रोकता है ये, और ये जमाने का काम करता है इसको, ब्लड को। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हुआ। अब बात करें यहाँ पे परिवर्तन की, तो ये जो लीवर है, ये यकृत है, ये किन किन चीजों को परिवर्तित करता है, बनाता नहीं, परिवर्तित करता है, ठीक है। इन चीजों को फाइब्रोनोजिन वगैरह ये सब बना रहा था वो, ठीक है, बिलिरुबिन बना रहा था, लेकिन इन चीजों को ये बनाता नहीं है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। क्लियर? तो कौन सा है? सबसे पहले देख लें यहाँ पे अमोनिया लिखा है। तो अमोनिया को परिवर्तित करता है किसमें? यूरिया में। अमोनिया हालांकि बहुत ही खतरनाक, बहुत जहरीला होता है, ठीक है, और उसको बॉडी में यूजेबल रूप में से कन्वर्ट करता है और यूरिया बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो वो करता है लीवर, ठीक है। एक क्वेश्चन से किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैं पढ़ा था नेट पे, तो वो ये था कि जो मूत्र में गंध आती है वो गंध किसकी होती है? तो वो गंध जो होती है वो होती है अमोनिया गैस की, ठीक है। तो इस तरीके से जब से क्यों सरकारी से कि कोई बाथरूम वगैरह बने होते हैं किसी बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे जब जाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से बांधता है वो, ठीक है। तो क्या होती है, कौन सी गैस बांधती है? वो होता है अमोनिया, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। जो हम खाते हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी बॉडी को मिलता है एनर्जी के रूप में। इसको कार्बोहाइड्रेट को ये परिवर्तित करता है लीवर, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाता है? तो इससे बनाता है ये फैट, जिसको हम बोलेंगे वसा, ठीक है। और ये वसा जब बहुत ज्यादा मात्रा में बनना चालू हो जाती है, बहुत ज्यादा की मात्रा में बनती है, तो उससे क्या बनता है नसों के अंदर? वो होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल मान लो कि ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, ये नसों के अंदर मान लो कि इनकी जो मोटाई है वो बढ़ने लग गई, तो उससे होता है ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि मान लो एक नली है, उसके अंदर की साइड कोई परत आप जमाते हो, अंदर की साइड जमाते जा रहे हैं, तो उसके अंदर का जो भाग वो संख्या होता जा रहा है, ठीक है। और जो अंदर से जो रक्त प्रवाहित होगा या फिर जो भी लिक्विड प्रवाहित होगा, उसको प्रवाहित होने में दिक्कत आएगी, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमने से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? फैट बनता है। ये कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और इसी से क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल। क्लियर? अब इसके बाद 8वें नंबर पे है ग्लूकोज। और ग्लूकोज को लीवर कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज हम लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी संचित रहती है या फिर स्थिर रहती है, वो किस रूप में रहती है? वो ग्लाइकोजन के रूप में रहती है, ग्लूकोज के रूप में नहीं होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये है, और इस रूप में हमारी बॉडी में एनर्जी संचित या स्थिर या स्टोर रहती है, ठीक है। ये और लास्ट पॉइंट इसका वो है आरबीसी का निर्माण। तो लीवर आरबीसी का निर्माण भी करता है, मतलब रेड ब्लड कार्पल का निर्माण भी करता है, ठीक है।
तो ये रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं हम इसको आरबीसी को, इसका निर्माण भी करता है। वैसे जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनमें आरबीसी का निर्माण बोले या फिर ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, कशेरुक दंड बोले या फिर बोन मैरो में होता है वो। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो बनना चालू होते हैं 1-2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, इस तरीके के, तो उनमें जो रक्त बनता है, ब्लड बनता है, वो कहाँ पर बनता है, तो वो बनता है लीवर में। ठीक है, वो बनता है कहाँ पर, लीवर में। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हमारे से आ जाता है कि बच्चों में, छोटे बच्चों में या फिर भ्रूण अवस्था में, कौन सी अवस्था बोलते हैं, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में रक्त कहाँ पर बनता है, तो लीवर में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे से कि ये टॉपिक मतलब से कि बहिर्स्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हुआ। इसको ध्यान से बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक एक चीज आपको बारीकी से समझाइए। ठीक है, बिल्कुल रटने की कोई भी जरूरत नहीं होगी आपको, और हो सके तो वीडियो को एक बार देख लिया, उसको दोबारा रिवाइज करके देख लेंगे तो हर चीज आपको क्लियर होगी, हर चीज। ठीक है, और हो सके तो पेन कॉपी लेकर लिख लो तो बहुत ही बेहतरीन होगा, ताकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे कॉपी से ही रिवाइज कर लेंगे, सबसे बेस्ट काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये। अब दोस्तों लास्ट में, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे कि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। ठीक है, समझ सकते हो आप। और आप मतलब से कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो की आवश्यकता हो, कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा हो तो उस पर कमेंट करें वीडियो पे, हम उसमें भी से आपको हेल्प करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।